हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जो अभी आज की जो क्लास है उसमें अपन है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो 11th क्लास का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। इससे जो पिछला वाला वीडियो था उस वीडियो में अपन ने जो क्वांटम संख्याएं थी उसकी स्टडी की थी। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जो क्वांटम संख्याओं की पूरी डिटेल से वो डिटेल बताई थी कि जो आपकी क्वांटम संख्याएँ होती है वो 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विंगसीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैं केवल शॉर्ट में रिवाइज करवा रही हूँ, बाकी मैंने पूरा डिटेल से पिछले वाले जो वीडियो है उसमें करवा दिया था। अभी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि उससे रिलेटेड आपको 2-4 क्वेश्चन करने हैं, तो फटाफट है ना 5 मिनट में जो आपकी क्वांटम संख्या है उनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था जो आपकी वो जो परमाणु होता है, परमाणु में ये क्या होता है, सबसे पहला जो आपका सेंटर पॉइंट होता है वो होता है आपका नाभिक। ठीक है, नाभिक में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसके चारों तरफ कोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये आपके क्या होते हैं? कोष पाए जाते हैं। जो परमाणु है उसमें सेंटर में नाभिक और नाभिक के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? कोष या ऊर्जा स्तर जिनको बोलते हैं। तो सबसे पहली, अब मैंने पहला जो आपकी क्वांटम संख्या थी कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो मुख्य क्वांटम संख्या, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उसको आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो। किससे? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो। ये किसी भी परमाणु में ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है या कोश के बारे में बताती है। और ये जो आपकी क्वांटम जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक चलती है। तो देखिए, अगर यहाँ पे आप ये बोलोगे कि n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 और ये है n = 5, ये मान लीजिए। ठीक है, ऐसा ही कुछ अपन लोगों ने स्टडी की थी। तो देखिए यहाँ पे जो क्वांटम संख्या है, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी कोश में, ये जो कोश है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n² के बराबर। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n² के बराबर। यहाँ पे आप n की वैल्यू जब 1, 2, 3 ऐसे रख रहे थे तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? 2, ऐसे कुछ आ रहे थे। 2, 8, 18, 32, 50 ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे। और वो कैसे आते हैं वो आपको मैंने पूरा डिटेल से बताया था। अब देखिए, इन्हीं कोशों का आप बोलते हो K, L, M, N, O। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है जैसे आप ऐसे बोलो कि आपका कौन सा कोष है? तीसरा कोष, या फिर बोलो इसको M कोष। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ तक कि आप लोगों ने किसमें देखी थी? मुख्य क्वांटम संख्या में हो गया था। नेक्स्ट देखिए आपके द्विंगसीय क्वांटम संख्या, या आप जिसको बोलते हो एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होती है आपका? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। द्विंगसीय क्वांटम संख्या, ये जो द्विंगसीय क्वांटम संख्या होती है वो किसको प्रदर्शित करती है? या उपकोश या उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो मान होता है वो होता है 0 से लेकर कहाँ तक? n-1 तक। और वो ये n-1 जो है इसका अधिकतम मान है। क्या है? अधिकतम मान। इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। एक जो स्टूडेंट था उसका ये क्वेश्चन था कि L = 0 का मतलब, तो देखिए पहले इससे पहले इस क्वेश्चन से पहले ये देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये बताया कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है या द्विंगसीय क्वांटम संख्या L है, उसका मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से n-1 तक हो सकता है। कभी भी n के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके जो उपकोष होता है उसको S, P, D, F से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनके लिए जो L की वैल्यू जो होती है वो 0, 1, 2, 3 ये आती है। ठीक है, तो देखिए कहाँ से, जब
n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है तो उपकोष अपने आप ही 0 से शुरू हो गया, क्योंकि 1 से शुरू नहीं हो सकता है। इसका अधिकतम मान कितना होता है n-1। तो सबसे जो छोटी आपके n की वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 - 1 तो 0 हो गया। वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि n = 0 का मतलब कोई कोष नहीं होता, लेकिन यहाँ पे l = 0 का ये मतलब नहीं है कि कोई उपकोष नहीं है। उपकोष कहाँ से शुरू होते हैं? 0, मतलब यहाँ पे ये l की वैल्यूज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैं बता रही हूँ कि l = 0 का मान आने का ये मतलब कभी नहीं होता है कि इसका कोई भी आपका अस्तित्व नहीं है या ये पाया नहीं जाता है। इसका मतलब यहाँ पे सिंपली ये होता है कि इसका सिंपली मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो L है उसकी वैल्यू जो होती है वो n-1 अधिकतम इतनी हो सकती है, इसके बराबर या इससे कम इससे ज़्यादा वैसे नहीं हो सकती। तो देखिए ये आपके उपकोष है। अब यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन मैंने बताए थे 2l + 1 के हिसाब से निकालते हो तो कितने हो सकते हैं? यहाँ पे आएंगे 2, 6, 10, 14, ये आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे देखिए देखो ये आपके मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसी में अपन किसके द्विंशीय क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में देखेंगे। तो देखिए ये जो कोष पाए जाते हैं उसमें उपकोष होंगे, तो उपकोषों में ये होगा आपका 1s, यहाँ पे होगा 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे और चलता रहेगा 5s 5p 5d 5f 5g, जो भी है वो आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं s में? कितने? 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों यहाँ आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। p में कितने? 6। 2 और 6 8, यही तो है। नेक्स्ट 2, 6 और 10, ये कितने हो गए? 18। यहाँ पे ये 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना होता है कि ये जो कोष है उसमें जो आपके उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है। ठीक है, तो कोषों में ही उपकोष पाए जाते हैं, ये सेल्स हैं, ये सब सेल्स बोले जाते हैं। और इन सब सेल्स में क्या पाए जाते हैं? आपके ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं या फिर कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को ये बताया था कि SPDF इनके लिए L की जो वैल्यूज हो जाएगी, L की जो वैल्यूज है वो ये है, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद में एक चीज़ और आती है, 3rd नंबर आता है आपका किसका? चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट देखिए आप 3rd है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये जो आपके उपकोष है, मैंने कहा कोषों में उपकोष पाए जाते हैं, इन उपकोषों में कक्षक पाए जाते हैं। तो वो देखिए कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना, जो आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? कक्षक के बारे में बताती है। और जो जैसे आपके पास ये क्या है? उपकोष है। उपकोषों के मैंने नाम लिख दिए S, P, D, F। यहाँ पे इनके लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 0, 1, 2, 3। इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी आप लोगों को पता है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को की जरूरत अभी अपने को नहीं है, अपने को पता है। ये अपन लोगों ने अभी द्विंशीय क्वांटम संख्या में देखा है। अब इसमें देखिए यहाँ से m के मान जो होते हैं, m के मान होते हैं 2l + 1। ठीक है, अब अपने को वो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले l की वैल्यू अगर 0 हो तो 0 के लिए ये आ जाएगा आपका 1, इसके लिए ये वैल्यू आ जाएगी 3, और इसके लिए आ जाएगी 5, और इसके लिए आ जाएगी 7। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या होता है
जैसे ये है आपका, इसी को मैं आगे लिख के बता रही हूँ कि यहाँ पे इसकी जो एक वैल्यू आती है वो एक्चुअल में होती कितनी है, 0। यहाँ पे जो 3 वैल्यूज आएगी उन 3 वैल्यूज का ये मतलब होता है -1, 0 और +1। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास 5 वैल्यू है तो 5 वैल्यू का मतलब ये होता है -2, -1, 0, +1 और ये +2। और ऐसे ही 7 के लिए आप लिखोगे -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो ये 7 वैल्यूज आ जाती है। अब एक चीज़ देखना, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो D आपका उपकोष है, D उपकोष में आपके L की वैल्यू तो ये है और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आती है वो आती है 10, या जो 10 आएगी वो देखो कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब एक इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो आपका इधर समझा रही हूँ मैं इसको, ये आपका P उपकोष है, ध्यान देना, ये जो है वो P उपकोष है, उसमें 3 P कक्षक है। ठीक है, एक P उपकोष पूरा है ये, ठीक है, उसमें 3 कक्षक है, इसको बोला जाता है PX, PY और PZ। अब ये कैसे आएंगे वो अभी कक्षकों की आकृतियाँ देखेंगे उसमें आ जाएगा, लेकिन अपने को यहाँ पे ये देखना है कि ये जो पूरा है उसको बोला जाएगा उपकोष, और एक ये जो छोटा डिब्बा होता है इसको बोला जाता है कक्षक। ये जो एक कक्षक है उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा हुआ है, देखो +1, 0 और -1, 0 और +1। ठीक है, ये वैल्यूज आगे पीछे भी हो सकती है, बट 3 वैल्यू होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा हुआ है, इसका मतलब उसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा हुआ है, इसके लिए m क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका +1। ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि अगर D उपकोष है, देखो ये जो D उपकोष है, एक D उपकोष में 5 D कक्षक पाए जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये एक अकेला जो छोटा सा डिब्बा है वो कहलाता है आपका कक्षक या ऑर्बिटल, और इसको पूरे को एक साथ बोला जाता है सबसेल या उपकोष। तो आप ऐसे ध्यान रखना कि S उपकोष में एक ही कक्षक पाया जाता है, उसके लिए m की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। एक P उपकोष में 3 P कक्षक पाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में हमेशा जब भी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उसमें ये पढ़ना है P उपकोष की बात कर रहे हैं या P कक्षक की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि एक P कोष में एक P उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो P उपकोष तो ये हो गया, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, 6। एक P कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P कक्षक का मतलब वो एक डिब्बे की बात कर रहा है ये, और एक P कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, चाहे कोई सा भी कक्षक हो। कक्षक का नाम आ गया, इसका मतलब उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी आपके अपोजिट जो स्पिन है या विपरीत चक्रण वाले होते हैं, वो अभी देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एक P उपकोष है उसमें 3 P कक्षक पाए जाते हैं, और इनके लिए जो m की वैल्यू है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है इसके लिए -1, यहाँ पे है तो 0, यहाँ पे है तो +1। नेक्स्ट, एक D उपकोष में 5 D कक्षक पाए जाते हैं, और इनके लिए जो m की वैल्यूज है वो -2, -1, 0, +1, +2 होती है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो अपने को देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब m की वैल्यू क्या आएगी आपका 0। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। ऐसे ही आप ये देखते हो कि एक F जो आपका उपकोष होता है उसमें 7 F कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है। उनके लिए m की वैल्यू -3 से +3 तक, और बीच में 0। तो आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए। तो 3 आपकी क्वांटम संख्या हो गई, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद में चौथी देखिए आपके स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं S से। ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर ये कहती है कि जैसे
जैसे सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है, तो सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाते टाइम वो खुद की जो एक्सिस है उस पर भी रोटेट करती है। ठीक है, जैसे वो क्या कर रही है, जैसे ये आपका सूर्य है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है, लेकिन ये जब चक्कर लगाती है तो उस टाइम वो खुद के एक्स पे भी घूमती है, एक्स पे भी घूमती रहती है, ये चक्कर भी होता है और साथ के साथ में एक्स के अपनी एक्स पे भी घूमती रहती है। ऐसे ही क्या होता है कि कोई भी परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते टाइम अपने एक्सिस पे खुद भी स्पिन करता है या चक्रण करता है। तो कहने का मतलब अगर इसमें ये जो चक्रण है वो क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हाफ, या फिर इसको दक्षिणावर्त घूर्णन बोलते हैं। अगर उल्टा होता है तो इसको बोलते हैं वामावर्त घूर्णन। और यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है इसके दो मान पॉसिबल है, प्लस माइनस हाफ। एक को प्लस हाफ लिखते हैं, दूसरे को माइनस हाफ, बस ये लिखने का तरीका है। अब आप चाहे क्लॉकवाइज को माइनस हाफ लिख लो तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा आपका प्लस हाफ। अगर आप क्लॉकवाइज को प्लस ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस एक आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक ये जो कक्षक होता है, कोई भी एक कक्षक होता है उसमें विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आ सकते। तो देखिए, एक का अगर यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिखा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है जो भी स्पिन इसकी है, जो भी इसके चक्रण की दिशा है, दूसरे वाले की चक्रण की दिशा विपरीत होती है। ठीक है, यहाँ पे आगे और बहुत सारे नियम आएंगे, उसमें ये देखेंगे कि ये ऐसा भी क्यों होता है। ठीक है, अभी अपने को ये देखना है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैंने कक्षक बोला है, उपकोष की बात नहीं कर रही हूँ मैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनका कि चक्रण क्या हो, विपरीत हो। तो यहाँ पे 2 आ सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या आ सकते हैं 2। अब ये कक्षक चाहे एस उपकोष का हो, पी का हो, डी का हो, चाहे एफ का हो, किसी का भी हो, एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों का क्या होता है, चक्रण विपरीत होता है। तो यहाँ पे ये चारों क्वांटम संख्याओं की बात आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, जो अपन लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी कि किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये कितनी होती है। तो एक बार मैं उसको सारों को एक साथ लिख देती हूँ। देखिए, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2n²। किसी भी कोश में, ये वाला जो कोश होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n²। यहाँ पे अगर वो कक्षकों की बात पूछे तो किसी कोश में अधिकतम किसकी, कक्षकों की संख्या, या कक्षकों की, किसी भी कोश में कक्षकों की संख्या लिखो, अधिकतम को हटा दो। किसी कोश में कक्षकों की संख्या, सीधा लिखो आप कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या, कितने कक्षक होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि उनमें इलेक्ट्रॉन हो ही, तो वो कितने होते हैं, n²। अब आपको क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि वो किसी भी कोश में कक्षकों की संख्या पूछ रहा है या फिर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए, पहले इन दोनों को अपन समझ लेते हैं कि मैंने ये जो फॉर्मूले लिखे हैं उसका मतलब समझिए। जैसे मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि आपके पास ये है, इन्होंने कहा है कि n=3, या फिर उन्होंने बोल दिया कि m कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या बताओ। तो आप सीधा सीधा फॉर्मूले से निकाल के बता सकते हो n²। तो n² के हिसाब से कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर = 9। क्या 9 कक्षक हैं, तो वो अपने को देखने कैसे है। देखिए, यहाँ पे मैं अगर इसकी बात करूँ, अब इसी में देख लिए, साथ ही साथ ही ये तो हो गए आपके कक्षकों की संख्या, n=3 में कक्षकों की संख्या और n=3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आप इसको अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या करोगे तो ये कितने आ जाएगी, 18। अब क्या ये सही है, वो मैं इससे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए आपके पास n=3 है। ठीक है, तो n=3 में आपके देखिए उपकोष कौन कौन से, एक तो है S ऐसे बनता है, ये P में ये 3, और D में
ये होते हैं 5। अभी बताए थे 5 कैसे होंगे। तो अब इसमें कक्षक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। और आपको पता है जितने कक्षक है उससे जो डबल होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 आ जाएंगे। 9 कक्षक है तो 9 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 18। तो आप लोगों को ये पढ़ना होता है कि वो पूछ क्या रहा है। किसी भी कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या ये हो गई, n = 3 था, उसमें आपके अधिकतम कक्षक कितने आ सकते हैं? ठीक है, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, वो सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों को मैंने करके बताया कि एक्चुअल में आएगा कैसे। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए, ये तो हुई बात किसकी? कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या और किसी भी कोश में आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला होगा आपका किसी उपकोश में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या ये हो जाएगी आपकी 2l + 1। और किसी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो हो जाएगी आपकी 2l + 1। अरे जितने कक्षक होंगे उससे जस्ट डबल क्या हो जाएंगे आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए ये कहाँ से आया। वैसे आप 2-3 बार करोगे तो अपने आप ही आप लोगों को याद हो जाएंगे, लेकिन अपने को फॉर्मूले पता होने चाहिए, साथ ही साथ में अपन किस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। वहाँ से फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा है क्या एक्चुअल में वो आंसर यहाँ से भी आ रहा है क्या? ठीक है, दोनों चीज़ें अगर सेम आ रही तो अपना सही है, अदरवाइज केवल रटना है, और रटने में आप लोगों को पता है हमेशा ही कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो देखिए आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखिए किसी भी उपकोश में क्या हो कि कक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि P उपकोश है, उसमें मेरे को क्या देखना है? कक्षकों की संख्या देखनी है। तो P के लिए जो L की वैल्यू कितनी होती है? SP, मतलब L की वैल्यू 1, अरे SPD है 0 1 2 3, यही तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर आप L की वैल्यू यहाँ रखोगे 2l + 1 में रखोगे तो ये कितनी आ जाएगी? 3। तो यहाँ पे देखिए P जो उपकोश है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 3। सॉरी, अधिकतम कक्षक कितने हो सकते हैं? 3 ही तो होते हैं। अधिकतम न्यूनतम कक्षक तो 3 ही होते हैं। ठीक है, अधिकतम की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो किसी भी उपकोश में कक्षकों की संख्या आ गई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? तो वो देखिए इलेक्ट्रॉन आपको पता है 3 कक्षक ये होते हैं और प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 6। और वैसे भी आप इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी 6 आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं किसी भी कोश में जो आपके कक्षकों की संख्या कितनी होती है? n²। किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। किसी उपकोश में कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2l + 1। और किसी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2l + 1। इसके बाद में देखिए यहाँ तक हो गया। देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे कुछ आते हैं कि आपके पास 3D ये कुछ दे रखा है और उन्होंने कह दिया कि 3D के लिए N, L, M इनके मान निकालिए। N, L, M क्या है? क्वांटम संख्या। बस सीधा सीधा लिख दिया 3D। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो 3D लिखा हुआ है इसमें ये जो आगे वाली संख्या होती है वो तो हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या को बताती है। तो इसके लिए तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसका मान कितना आएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में L की वैल्यू इसके हिसाब से देखते हैं कि 3D है SPD 0 1 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा?
एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये आप लोगों को मैंने इससे पिछला वाला जो वीडियो उसमें डिटेल से बता रखा है, ठीक है, लेकिन मैंने बस एक बार क्विक रिवीजन करवाया है कि आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सको। एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2, डी के लिए 2 होती है फिक्स है, और एम के लिए अब डी देखिए, डी ऐसा कुछ जो आपका उपकोष है ऐसे बनता है, अपने को फिक्स इलेक्ट्रॉन नहीं बताएगा कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे +2 +1 0 -1 और -2 -1 और ये +2। तो m के तो पांचों मान पॉसिबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे है 3D के लिए n, l और m के मान बताइए, तो आप लोग n की वैल्यू ये वाली, ठीक है, फिक्स है ये। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, m की वैल्यू ये आपको पता है। ऐसे ही जैसे मैं आप लोगों को ये बोलूँ 2p5 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2p5। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है n, l, m और s, इनकी सबकी वैल्यू बतानी है। चुंबकीय जितनी भी क्वांटम संख्या हैं उनकी वैल्यूज अपने को यहाँ पे बतानी है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले n की वैल्यू तो यही होती है, अरे यही तो कोस को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पे n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 2, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p के लिए l की वैल्यू sp, ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। आप तो l की जो वैल्यूज है उसको तो ऐसे ही याद रखो, SPD है 0 1 2 3, ठीक है, चाहे ये p 2p हो या 3p हो, l की वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट m की वैल्यू, अब देखिए m की जब वैल्यू निकालोगे तो p के लिए मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ -1 0 और ये +1। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं 1 2 3 4 5, ये आपके इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है। तो इन्होंने ये पूछा है कि आपका जो 2p उपकोष है उसमें 5वां इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए m की वैल्यू कितनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन आया है उसके लिए m की वैल्यू कितनी है 0, और इसके बाद में आप ±½ मतलब इसका मतलब ये है कि ये +½ भी हो सकता है और -½ s जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होता कि +½ आएगा या -½ आएगा, ये कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को क्या निकालना होता है, क्वांटम संख्याएं निकालनी होती है। नेक्स्ट एक और देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 3p3, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को पता है n, l, m और s की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए n की वैल्यू ये वाली, तो n कितना हो गया 3, l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1, फिक्स है ये। m की वैल्यू क्या आएगी, तो m के लिए देख लीजिए -1 0 +1, ठीक है। तो देखिए m की वैल्यू, तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, तो ये आपका +1। अब आप लोगों के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि 2 आपके इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 इसी में भर दो फिर तीसरा इसमें भर दो, नहीं, ये एक तरीका होता है, ठीक है, अपने को उसी को फॉलो करना है। तो जो है ये वाला जो नियम है वो आगे आएगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं 1 2 3 4 5 6, भरने का तरीका है ये, ठीक है। नेक्स्ट s की वैल्यू तो ±½ ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर आपके पास हो 4f 4 है 4f4 ऐसे मान लो, ऐसा कुछ है, तो देखिए इसके लिए n की जो वैल्यू जाएगी l की, m की और s की, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, l की वैल्यू f के लिए 3, SPD है 0 1 2 3, m की वैल्यू कितनी आएगी, तो f के लिए देखिए, f के लिए आप ऐसे बनाते हो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा 1 2 3 और 4,
तो ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, 0 में। तो यहाँ पे इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, और s की वैल्यू प्लस माइनस हाफ। प्लस माइनस हाफ का मतलब है प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसी चीज़ें आनी चाहिए कि ऐसे ही मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए थे पहले कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन दे रखा होता है और उसमें वो आप लोगों को न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछता है, और यहाँ पे ऐसे ही होता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कुछ भी ऐसा कुछ दे रखा होता है और उसमें ये पूछते हैं कि आपके चारों क्वांटम संख्याओं के बताइए, या जो चारों क्वांटम संख्याओं का जो समुच्चय है निम्न में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऐसा निकालना आना चाहिए कि n, l, m और s के मान कैसे निकालोगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास n की वैल्यू 4 हो और s की वैल्यू हाफ हो। एक क्वेश्चन है कि n = 4 है और s की वैल्यू इन्होंने बता दी कि प्लस हाफ है, केवल प्लस हाफ लिखा है, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों को चारों क्वांटम संख्याओं को निकालना आना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन ये है कि n = 4 है और s की वैल्यू इन्होंने मुख्य क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या का मान दिया है कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान ये है और चक्रण क्वांटम संख्या का मान प्लस हाफ है, ठीक है। अगर ऐसा है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, n = 4 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इतने 2n², ये हो जाएंगे। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 32। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए ये 32 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए हैं। ये ऐसा ही कुछ होगा, 4s, 4p, 4d और 4f, ठीक है, ऐसे भरे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखिए 7 और ये कितने हो गए, 5, 12 है और 3 15 और 16। तो देखिए यहाँ पे जो कक्षकों की संख्या है वो कितनी है, 16 या 16 कक्षक है। 16 कक्षकों में कितने हैं, 32 इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि आपको पता है अरे 4 है n = तो ये आ जाएगा 4s, 4p, 4d, 4f, यही तो है 4s, n = 4 में 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। तो इतने आ सकते हैं। तो सब में आप 2-2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो टोटल 32 हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये है कि n = 4, n = 4 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो ये हो गई 32। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है कि n = तो 4 है और s = क्या है, हाफ, प्लस हाफ है। तो यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अब जब आप इनमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन भरोगे सब में, तो एक का चक्रण प्लस होगा तो दूसरे का क्या होगा, माइनस। अरे एक का प्लस हाफ होगा तो दूसरे का अपने आप ही क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आधे तो क्या है ये प्लस हाफ वाले हैं और आधे क्या है माइनस हाफ वाले। तो यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसमें से जो 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे उसका तो जो s का मान आएगा वो तो आएगा प्लस हाफ, और आधे जो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो आपका s का मान या स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसका मान क्या आएगा, माइनस हाफ। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आएगा 16। क्वेश्चन ये था कि n = 4 तथा s = प्लस हाफ के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे ये नहीं पूछा हुआ होता तब उस कंडीशन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते, 32। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि s का मान प्लस हाफ ही होना चाहिए। तो s का मान आधों का मान क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, मतलब 16 तो प्लस हाफ वाले और 16 माइनस हाफ वाले। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 16। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 16। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका n = 3, n = 3 तथा l = 0। n = 3 और l = क्या हो,
दो क्वांटम संख्याएं दे दी, यहाँ पे भी तो दो ही क्वांटम संख्या दी थी और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि n = 3 है, ये तो मुख्य क्वांटम संख्या, ये द्वितीय क्वांटम संख्या। तो n = 3 और l = 0 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या इससे आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि ये 3s है? अरे ये तो मुख्य क्वांटम संख्या हो गई, l की वैल्यू 0 है, 0 किसके लिए आती है? s के लिए। तो 3s, s तो किसी का भी हो, s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। तो यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे नहीं भर सकते। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, तो कहने का मतलब किसी भी कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी उपकोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या, किसी भी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए। और साथ ही साथ में कोई भी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ हो उसमें आप लोगों को चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना आना चाहिए। और साथ ही साथ में आप लोगों को कोई जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये बता रखा है कोई भी 2 या 3 क्वांटम संख्या की कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है और फिर ये पूछे कि यहाँ पे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वेश्चन क्वांटम संख्या देके फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अधिकतम मतलब जो इलेक्ट्रॉन देके फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन सी क्वांटम संख्या ये होगी। तो ऐसे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को करने आने चाहिए। उसके बाद में देखिए ये जो क्वांटम संख्याओं वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है अब। उसके बाद में देखिए कक्षकों की आकृतियाँ। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि कोशों में उपकोश, उपकोशों में कक्षक पाए जाते हैं और कक्षकों में क्या भरे हुए होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब अपने को क्या ये देखना है कि जो आपके कक्षक होते हैं उसकी आकृतियाँ कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हेडिंग हो जाएगी कक्षकों की आकृतियाँ। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। सबसे पहला आता है आपका एस कक्षक, एस कक्षक, एस ऑर्बिटल। देखिए सबसे पहली चीज़ तो एस जो आपका ऑर्बिटल होता है या एस जो कक्षक होता है, एस कक्षक के लिए सबसे पहली चीज़ जो एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। एस जो कक्षक होता है उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0 और एम की वैल्यू भी कितनी होती है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, मैं अभी एक बार वापस रिवाइज करवा रही हूँ। ये आपका एस उपकोश है, ये क्या है? पी उपकोश, एस उपकोश, इसको मैं बोल रही हूँ पी उपकोश। नेक्स्ट ये है आपका डी उपकोश और ऐसे ही क्या आएगा आपका एफ उपकोश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एस उपकोश में जो आपके एक एस कक्षक पाया जाता है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसके लिए? एम की वैल्यूज है 0, यहाँ पे -1 0 +1, ये -2 -1 0 +1 और +2। ऐसे ही आपके पास एफ की जो वैल्यू जाएगी वो भी साथ के साथ ही देख लीजिए, -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये +3। इसको बोलोगे आप एफ उपकोश। तो एक चीज़ ध्यान देना, मैं यहाँ पे कक्षकों की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो कक्षक है ये वो छोटे वाले जो डिब्बे हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो एक जो एस उपकोश में एक एस कक्षक पाया जाता है, तो यहाँ पे अगर आप एस की बात करो तो इसके लिए तो एल की वैल्यू और एम की वैल्यू दोनों की वैल्यू ही क्या है? 0 है। नेक्स्ट आपका पी उपकोश, एक पी उपकोश में 3 पी कक्षक पाए जाते हैं। 3 पी कक्षक हो गए। यहाँ पे एल की वैल्यू तो सबके लिए क्या हो जाएगी? आपका 1 हो जाएगी, लेकिन एम की जो वैल्यूज होगी वो -1 0 और +1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पी उपकोश की बात करेंगे तो ये पूरा आएगा, पी कक्षक की बात करेंगे तो एक ये आएगा उपकोश, उपकोश में कक्षक, पूरा पी उपकोश है और उसमें इतना सा जो पार्ट है वो क्या है? आपका कक्षक है। तो यहाँ पे देखिए
सबसे पहले मैं ये बोल रही हूँ कि एस जो कक्षक है उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0 और एम की वैल्यू भी क्या होती है इसके लिए 0। कहने का मतलब ये जो एस कक्षक होता है वो किस आकृति का होता है, गोलाकार होता है, या गोलाकार या स्फेरिकल बोल सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एस जो कक्षक होता है उसका एक ही अभिविन्यास है। यहाँ पे उसके लिए ऐसे नहीं कि एक्स वाई और जेड जो 3 डायरेक्शन की आप बात करते हो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये चारों तरफ से एक ही आपकी कोई वैल्यू फिक्स है, या फिर कोई जो भी आपका वैल्यू आ रही है चारों तरफ से समान आ रही है, तो चारों तरफ से सारी अक्षों पे अगर वैल्यू समान आ रही है, कोई या कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब चारों तरफ ऐसे पाया जाता है। और ये आकृति क्या है आपकी, गोलाकार। ठीक है, तो कहने का मतलब आप इसको नोट्स प्रिपेयर करते टाइम ये लिख सकते हो कि जो एस कक्षक है, एक एस उपकोष में एक एस कक्षक पाया जाता है, इसके लिए एल की वैल्यू 0 तथा एम की वैल्यू 0 होती है। इसका तात्पर्य ये होता है कि जो आपका एस जो कक्षक है वो गोलाकार है, या फिर सभी अक्षों के सापेक्ष जो इसका अभिविन्यास होता है वो समान होता है, तो इसकी आकृति क्या आती है, गोलाकार होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ सेकंड पी कक्षक, पी ऑर्बिटल के। नेक्स्ट देखिए, जब पी ऑर्बिटल की बात की जाती है यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आती है 1, और जो M की वैल्यूज आती है वो होती है -1, 0 और +1। ये आप लोगों को मैंने बता दी। ठीक है, जो L की वैल्यू कितनी आती है 1, और M की जो वैल्यूज आती है -1, 0 और +1 आती है। ठीक है, अब देखिए एक P उपकोष में 3 P कक्षक पाए जाते हैं और उनको Px, Py और Pz। यहाँ पे तो क्या था कि जो एक S उपकोष होता है उसमें एक ही क्या पाया जा रहा था, आपका S कक्षक पाया जा रहा था, स्पेशल नाम देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक P उपकोष में 3 P कक्षक पाए जाते हैं, तो उनको जो नाम दिया जाता है Px, Py और Pz। ठीक है, ऐसे नाम दिया जाता है, और इनकी जो आकृतियाँ होती है वो होती है डम्बल शेप या डम्बलाकार, जिसको बोल सकते हो डम्बल शेप। ठीक है, तो वो शेप बनेगी कैसे, वो ऐसी होती है। देखिए x, y और ये z, x, y और ये z, x, y और z। अब एक चीज़ देखना, ये x, y जो z एक्सिस है, अगर मैं px की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ये इसकी शेप हो जाएगी। नेक्स्ट py की बात की जाएगी तो इसकी शेप ये हो जाएगी। अगर pz की बात की जाएगी तो यहाँ पे इसकी शेप ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका px, py और pz। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो px, py और pz होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर ये x एक्सिस है तो ये कौन सी हो जाएगी y। ठीक है, और ये वाली कौन सी हो जाएगी z। तो ये वाली ये x और ये y, इन दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ 90 डिग्री का। ऐसे ही ये y है और ये z है, z एक्सिस आ रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का। और ऐसे ही अगर आप x और z के बीच में देखोगे तो भी 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो तीनों होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो ये जो p कक्षक है इसकी आकृति ऐसी होती है, px, py और pz। अक्षों पे आपके ये जो लोब्स होते हैं ये पाए जाते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है या प्रायिकता होती है। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे ऐसे होता है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये आपके कोश पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो कोश है उनमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या नहीं होते, गोलाकार चक्कर लगाए, ये ज़रूरी नहीं है। ये इस बाद में आप जो भी थ्योरी पढ़ोगे उसमें ये देखा जाता है कि पूरे गोले में इलेक्ट्रॉन पाए जाए, ये ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे पाए जाने की प्रायिकता या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कक्षक पाए जाते हैं। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उनको क्या बोला जाता है, नोड।
नोड इससे आगे वाला टॉपिक होगा, लेकिन अपने को यहाँ पे बस कितना देखना है कि ये जो कक्षक होता है, अगर पी कक्षक की बात करेंगे तो 3 प्रकार के कक्षक हो जाएंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब देखिए ये जो तीनों कक्षक होते हैं, एक उपकोष के तीनों पी कक्षक होते हैं, उनकी ऊर्जा का मान समान होता है, इसलिए इनको बोला जाता है, एक वर्ड आता है समभ्रंश कक्षक, समभ्रंश कक्षक। डीजनरेट ऑर्बिटल्स, इसका मतलब डीजनरेट का मतलब ऐसे होता है जिनका ऊर्जा स्तर बराबर हो। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन भरने की बात करोगे तो ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है, फिर वापस दोबारा एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि इनके ऊर्जा का जो लेवल होता है तीनों का बराबर ही होता है, तो तीनों का बराबर होता है, इसीलिए इन तीनों को बोला जाता है समभ्रंश कक्षक। अब एक चीज़ देखना, अगर मैं ये बात करूँ कि आप 3p और 2p की बात करो कि इनके कक्षक आपस में समभ्रंश होंगे, नहीं, यहाँ पे ये होता है कि एक ही उपकोष, चाहे आप 2p की बात करो या 3p की बात करो, एक ही उपकोष के तीनों p कक्षकों की ऊर्जा का मान समान होता है, इसलिए इन्हें समभ्रंश कक्षक बोला जाता है या डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए p कक्षक l की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1, 0 और +1, इनको एक ही p उपकोष में 3 p कक्षक पाए जाते हैं, जिन्हें px, py और pz से रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। इनकी जो आकृति होती है वो डंबलाकार होती है, और जो एक ही p उपकोष के तीनों p कक्षक की ऊर्जा का मान समान होता है, इसलिए इन्हें समभ्रंश कक्षक बोला जाता है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, जिनकी ऊर्जा का, ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा का मान समान होता है उन्हें क्या बोला जाता है, समभ्रंश कक्षक बोला जाता है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड है डी कक्षक। डी कक्षक यहाँ पे देखिए L की वैल्यू कितनी है 2, और M की जो वैल्यूज है, L की वैल्यू D के लिए कितनी होती है 2, और M की वैल्यू हो जाएगी -2, -1, 0, +1 और +2। यहाँ पे ये जो आपके D की वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है, D के लिए M की वैल्यूज। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो एक D उपकोष है, ये वाला आपका D उपकोष है, इसमें क्या पाए जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 D कक्षक पाए जाते हैं, जिनको क्रमशः dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz² लिखा जाता है, ठीक है। देखिए एक D उपकोष में 5 D कक्षक हो गए, अब पांचों को 5 नाम देना जरूरी है, तो इनको नाम दिया जाता है dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। ये जो आपके 3 जो आपके कक्षक है, इनको बोला जाता है निरक्षीय कक्ष, निरक्षीय कक्षक, और ये जो होते हैं उनको बोला जाता है आपका अक्षीय कक्षक। अब ये क्यों बोला जाता है वो भी अभी देखेंगे। देखिए एक D उपकोष में 5 D कक्षक पाए जाते हैं, जिनको dxy, dyz और dzx से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनको निरक्षीय कक्ष बोला जाएगा। और एक जो सेट बनता है dx² y² और dz², इसको बोला जाता है अक्षीय कक्ष। इन पांचों D, अब ये इनकी आकृतियाँ कैसी होती है और इनको ये क्यों बोला जाता है अभी देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ देखिए कि ये जो एक ही D उपकोष के पांचों D कक्षक जो होते हैं, उनकी ऊर्जा का मान क्या होता है, एक D उपकोष के पांचों D कक्षकों की ऊर्जा का मान समान होता है, इसलिए इनको समभ्रंश कक्षक बोला जाता है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो निरक्षीय कक्षक होते हैं नॉन एक्सियल, इसका क्या मतलब होता है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, और ये होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसका आधार क्या है वो इसकी आकृति से पता चलता है। देखिए
dxy, dyz, dz(x). तो यहाँ पे देखिए, और मैंने वैसे भी आप लोगों को बताया था कि ये जो आपके डी कक्षक होते हैं इनकी आकृति होती है द्विडंबलाकार। कैसी आकृति होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं, द्विडंबलाकार। ये जो द्विडंबलाकार आकृति है, अरे एक डंबल तो ये हो गया, एक ये हो गया, द्विडंबलाकार आकृतियाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसके अक्ष है, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये वाला जो है वो y अक्ष और ये z अक्ष मैंने चेंज कर दिए, ठीक है, सही से यहाँ पे बोर्ड पे शो करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो dxy होता है वो क्या है, उसकी जो ये पालियाँ होती है, जो डंबल की पालियाँ होती है, वो अक्षों के ऊपर ना आके कहाँ पाई जाती है, बीच में। तो जो अक्षों के ऊपर पाई जाती है वो अक्षीय, जो अक्षों के ऊपर नहीं पाई जाती है वो नॉन एक्सियल हो जाएगी, और उसी को क्या बोलते हैं, निरक्षीय। तो यहाँ पे ये जो 5 डी कक्षकों में से 3 डी कक्षकों की आकृतियाँ तो समान होती है, और जो 2 डी कक्षक होती है, कौन से वाले, ये वाले, इसको बोलते हैं dx² y²। ये आपका x है और ये y है। और नेक्स्ट होता है आपका ये आपका z एक्सिस है, तो ये होता है dz²। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि ये जो आपके 3 जो डी कक्ष हैं उनकी जब आकृतियाँ देखते हैं तो इनके जो लोब्स होते हैं या पालियाँ जो होती है वो अक्षों के बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं निरक्षीय डी कक्षक या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स या डी ऑर्बिटल्स। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पे जो ये पालियाँ होती है वो अक्षों के ऊपर पाई जाती है। इसका मतलब यहाँ पे dx² y², तो ये अक्षीय हो गई। यहाँ पे भी क्या होता है कि dz², मतलब अक्ष के ऊपर इसकी पालियाँ पाई जाती है। तो इन दोनों को बोलते हैं अक्षीय डी ऑर्बिटल, और इन तीनों को बोलते हैं निरक्षीय डी ऑर्बिटल, ठीक है। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, और वो है आपके एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखिए, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है, फोर्थ है एफ कक्षक। और जो एफ कक्षक है उसमें आप लोगों को बस सीधा सा ये लिखना होता है कि इसकी आकृति होती है वो जटिल होती है। क्या होती है, एफ जो कक्षक है उसकी आकृति जटिल होती है। एफ के लिए इतना लिख सकते हो आप कि यहाँ पे जो एल की वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 3, और एम की जो वैल्यू होती है वो -3, -2, -1, 0, +1 और +2 और +3 होती है, और इसकी जटिल आकृति पाई जाती है, ठीक है। जटिल का मतलब अभी यहाँ पे अपन इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसी आकृतियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है जो क्वांटम, इस वाले जो वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वांटम संख्या का एक क्विक रिवीजन के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करवाए कि क्वांटम संख्याओं को अप्लाई कैसे करना है, और उसके बाद में ये जो कक्षक होते हैं उसकी आकृतियाँ कौन सा जो कक्षक है उसकी आकृति कैसी होती है, उसके लिए एल एम के मान कैसे होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है, कक्षकों में अपन नोडल तल या नोड्स पढ़ते हैं, वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।